अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बयानिया के साथ मैं हूं आलिया शब्बीर। नासरीन, आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन है और इलेक्शन मुहिम जारी है। तमाम पार्टीज इलेक्शन मुहिम में हिस्सा ले रही हैं। ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन की मुहिम नहीं है, बल्कि ये 2023 के इंतखाबात की भी मुहिम है। जिस तरह से बयानात और बयानबाजी की जा रही है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इमरान खान को कश्मीर फरोश करार दे दिया है। ये बहुत बड़ा बयान है जो उन्होंने ये दिया है ऐसे मौके पर और ऐसे वक्त में जब मकबूजा कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान का और रियासत पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ वाज़े है। तो ऐसे में इस पर क्या असरात हो सकते हैं और आज़ाद कश्मीर में जीत किसकी हो सकती है, अहम बात करेंगे, जिसके ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर ने भी नोटिस लिया है। और वो ये है कि जो वज़रा हैं, वफाकी वज़रा हैं, वो वहाँ पर ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करते दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी ही नहीं, वहाँ पर खुले आम पैसे तकसीम करने की वीडियो अली अमीन गंडापुर साहब की मंजर आम पर आ चुकी है। इसमें कितनी हकीकत है और क्या ये ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी से बढ़कर नहीं है, इस पर क्या इमरान खान साहब एक्शन लेंगे, इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। साथ साथ बात करेंगे निज़ाम तालीम के हवाले से कि इम्तहानात होंगे। अपोजिशन और ख़ासकर PMLN कहती है कि इम्तहानात नहीं होने चाहिए अभी, क्योंकि बच्चों की तैयारी नहीं है, सिलेबस मुकम्मल नहीं है, अभी इम्तहानात मुलतवी होने चाहिए। जबकि वज़ीर तालीम इस पर डट गए हैं कि इम्तहानात हर हाल में होंगे। तो क्या ये अब इस पर भी, तालीम पर भी सियासत की जा रही है? आज के मेहमानों का मैं आपसे तारुफ करवाऊँ। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सलमान आबिद साहब, कॉलमिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। सलमान आबिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो ज्वाइन करने के लिए। और हमें ज्वाइन किया है स्टूडियो में मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब ने, एंकर पर्सन है, सीनियर एनालिस्ट हैं। मुजम्मिल साहब, आपका शुक्रिया। और प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब। जनरल साहब, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी। प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगी सलमान आबिद साहब आपसे। और सबसे पहले तो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन मुहिम में एक तो जो कश्मीर के हवाले, मकबूजा कश्मीर के हवाले से जो बयानिया डेवलप किया जा रहा है, आपको क्या लगता है कि ये कितना ख़तरनाक है सियासत में इस तरह का बयानिया? देखिए, बदकिस्मती है कि सिर्फ आज की हुकूमत नहीं, जो भी कश्मीर की पॉलिटिक्स को अगर आप ओवरऑल रिव्यू करें तो हमारे यहाँ जो उस वक्त इलेक्शन लड़ते हैं ना, वो आपस में उलझ जाते हैं और एक दूसरे पे लान तान करते हैं। आपको याद है बेनज़ीर भुट्टो के ऊपर भी भारत नवाज होने का, कश्मीर के से गद्दारी करने का इल्ज़ाम लगता था। उसके बाद जब नवाज शरीफ साहब थे तो नवाज शरीफ को भी मोदी का यार समझ के, गद्दार समझ के खुद बिलावल भुट्टो साहब वहाँ तकरीरें करते रहे हैं। और आज ये दोनों जमातें जो हैं इमरान खान को कश्मीर फरोश कहती हैं। और ये सब बातें हमारी सियासत के अंदर रही हैं, ये कोई नई बात नहीं है। अच्छा, क्योंकि इलेक्शन हो रहा है और बदकिस्मती से इस वक्त अपोजिशन की दो बड़ी जमातें जैसे गिलगित बल्तिस्तान में एक दूसरे के साथ दस्तो गिरेबां थी, वो यहाँ पर भी हमें वो मंजर नज़र आ रहा है कि दोनों अपोजिशन जमातें जो है पीपल्स पार्टी और PMLN एक दूसरे को भी तनकीद कर रही हैं और हुकूमत पे भी तनकीद कर रही हैं और हुकूमत तीनों पे तनकीद कर रही है। अब इसमें ज़रा सिचुएशन देखिए, टाइमिंग क्या है। यानी इस वक्त जो मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल है, वहाँ जो कुछ सूरत हाल भारत ने इख्तियार की हुई है, वहाँ जो बदतरीन इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है, 370 और 35A का जो वहाँ पे बुरहान है। और अभी आपके सामने वो जो मोदी ने मकबूजा कश्मीर के लोगों के साथ, वहाँ के लोगों से मुलाकात की, कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी महबूबा मुफ्ती ने, फारूक अब्दुल्ला ने, उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जब तक कश्मीर की कानूनी हैसियत जो है वो बहाल नहीं होगी उस वक्त तक आपसे बातचीत नहीं हो सकती, आगे नहीं बढ़ सकते। एक ऐसे मौके पे जब हमें कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में खासतौर पर अपना नैरेटिव जो है वो उसके अंदर जो है ना एक इत्तफाक राय पैदा करना चाहिए। इस वक्त हम एक दूसरे पर ऐलान तान कर रहे हैं और एक दूसरे को गद्दारी का सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं। मैं इसी बात को आगे लेकर चलूंगी। और मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, आपकी जानिब के हम कश्मीर को मकबूजा कश्मीर के हालात और वाक़यात के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। इससे पहले जैसे सलमान आबिद साहब ने कहा कि हम मोदी का जो यार है वो गद्दार है के नारे सुने, उससे पहले ऐसे ही बेनज़ीर के बारे में कहा गया। लेकिन इन तमाम इलेक्शन में ऐसे नारों का कोई सियासी या आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन पर फर्क नहीं पड़ा। आपको क्या लगता है कि अब इन नारों से फर्क पड़ेगा? नहीं, अब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन नारों की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रही। लोगों को समझ है कि ये नारे वक्त की ज़रूरत के तहत लगाए जाते हैं, इनमें कोई हकीकत नहीं है। ना नवाज शरीफ मोदी का यार था, ना इमरान खान कश्मीर फरोश है और ना बेनज़ीर भुट्टो भारतीय एजेंट थी। और ये नारे जो हैं ये सियासी ज़रूरत और
अंपायर को खुश करने के लिए बवक्त ज़रूरत अंपायर की किस तरफ उंगली है उसके मुताबिक लगाए जाते हैं, वरना इस मुल्क की सारी सियासी क़यादत मुहिब वतन है और उन्होंने पाकिस्तान से कोई गद्दारी नहीं। अंपायर यहाँ पे कहाँ आ गया? और अंपायर को खुश करने के लिए ये तो आवाम के लिए नारे लगाए जा रहे हैं ना, सियासी मुहिम तो आवाम को मोटिवेट करने के लिए सियासी मुहिम दो तरह होती है, एक तो उसके दो मकासद होते हैं, एक तो आवाम होता है और एक आपने अपना टिल्ट टुवर्ड्स एम्पायर भी बताना होता है कि मैं किस साइड पे खड़ा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ इंतखाबात में एम्पायर का बहुत बड़ा किरदार है जिससे कोई इनकारी नहीं है और इसलिए वो टिल्ट भी हमने दिखाना होता है। लेकिन सर अंपायर के बूट वो अभी पॉलिश करने वाली बात जो अभी बिलावल साहब ने भी कही, तो उसके लिए भी तो सब रेडी बैठे होते हैं ना और कहते हैं, फिर मान भी जाते हैं कि सब हम रेडी। ठीक है, बाप के वोटों के साथ कायदे सेनेट में कायदे इख्तिलाफ बनाने के बाद बिलावल को ये बातें तो सर ना माने, इनकार कर दें। आपके सियासतदान जुर्रतमंद हैं तो इनकार करें, फिर आप फिर यहाँ पर आके आप बूट भी पॉलिश करने हैं, तनकीद भी करनी है और आपने खुश भी रखना है, ये तमाम पॉलिसी चलेगी। बस सियासी जमातों की हैसियत भी वीडियो के उन लड़का लड़की जैसी है जिसको उस्मान मिर्जा जो है मार मार के अपनी मर्जी की वीडियो बना रहा था और मैं इससे ज़्यादा उनकी हैसियत नहीं है, मैं आपको बताऊं, और वो उतने ही मजलूम हैं सियासी जमातें एम्पायर के सामने जितनी उस्मान मिर्जा के सामने वो लड़का और लड़की मजलूम थे। राइट जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब, लाइटर नोट मुजम्मिल साहब हमेशा से ऐसी गुफ्तगू कर देते हैं, आप समेटते हैं। चलें लेट्स टॉक अबाउट के सीरियस के ये जो सियासत में आज़ाद कश्मीर की सियासत में मकबूजा कश्मीर का और इमरान खान को कश्मीर फरोश करार दिया जा रहा है, आपको क्या लगता है कि पीपल्स पार्टी और PMLN को क्या कोई सियासी फ़ायदा होगा? देखिए, हम सब कश्मीर को समझ ही गलत रहे हैं, आज़ाद कश्मीर को खास तौर पर, और इसमें बिलावल साहब हो, मरीम हो या PTI के कोई शख्सियत हो। एक तो ये है कि कश्मीर की जो इलेक्शंस हैं या पॉलिटिक्स टोटली डिफरेंट है, इट्स नॉट अ पार्टी पॉलिटिक्स। बदकिस्मती ये है कि पार्टियां हमारे मुल्क में है ही नहीं, और मोहम्मद साहब कह रहे थे कि पार्टियां हमारी पार्टियां नहीं है, जत्थे हैं ये, जिन पे बहुत बड़े बड़े पैसे वाले बहुत बड़े लोगों ने कब्जा किया हुआ है और वो उनके मुताबिक काम होता है। जमहूरियत इस किस्म की चीज सिर्फ नारेबाजी की हद तक है, इससे आगे और है चीज। आजाद कश्मीर में बरादियां बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, आजाद कश्मीर में इलाका बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और ये मैं आपको बता दूं कि आजाद कश्मीर का जो लिटरेसी रेट है वो पाकिस्तान से कहीं ज्यादा है और वहाँ की ख्वातीन 90% से ज्यादा बड़ी अच्छी, ज्यादा पढ़ी लिखी ख्वातीन है और वो अपने मामलात को पाकिस्तान में जितनी भी हम लोग बात कर रहे हैं उनसे बहुत बेहतर समझती भी है, करते भी है। उनकी जो पॉलिटिक्स है वो इंतहाई लोकलाइज है, कोई उनके वहां पे पार्टी पॉलिटिक्स किस्म की चीज नहीं है वहां पे। और वहां पर जो लोकल पार्टीज हैं वहां की, जो इन सब बड़ी बड़ी जमातों के बोझ तले दब कर रह गई हैं, नुकसान ये हुआ है हमारा कि हमने अपनी जो पाकिस्तान की सियासत का जो भी अच्छाई या बुराई कह लीजिए उसको, वो न सिर्फ आजाद कश्मीर ले गए हैं बल्कि बाहर दुनिया भी हमने एक्सपोर्ट कर दी है। अब जहां भी आप जाएं, आप किसी किस्म के लोग आपस में दस्तों गिरबान नजर आते हैं और कोई वाज़ेह तौर पर, चूंकि नंबर एक कोई प्रिंसिपल एट स्टेक नहीं है और ये बहुत अरसे से ही बात पाकिस्तान पे। अच्छा राइट जनरल साहब, आप किस तरह से देखते हैं कि इसका अगर फायदा नहीं होगा, स्टेक नहीं है ये जी, आप जहां पे ये इस बात का फायदा नहीं होगा कि मकबूजा कश्मीर के हवाले से आज़ाद कश्मीर की सियासत में या सियासी मुहिम में उसको शामिल किया जाए, वहां पर हमेशा से हमने देखा है कि आज़ाद कश्मीर में वही पार्टी विन करती है जो इक्तदार में, वफाक में और पाकिस्तान में इक्तदार में होती है। तो आपको क्या लगता है कि PTI की ये पोजीशन है कि वो हुकूमत बना सकती है आज़ाद कश्मीर में? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ की पॉलिटिक्स का हमें ज्यादातर वो समझ नहीं है। जब मैं वहां पे कुछ अर्सा मैंने गुजारा हुआ है, एक आध इलेक्शन भी मैंने देखा वहां पे होते हुए, तो वहां पर जीतने के लिए आपको इतने बड़े बड़े नारों की जरूरत नहीं है। वहां पर जीतने के लिए आपको ये जरूरी है कि आप उनकी मदद कितनी कर सकते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, थ्रू द फेडरल गवर्नमेंट कितनी उनको मिल सकती है, इमदाद कैसे मिल सकती है, और इस इमदाद को, लेट मी पुट इट अनदर वे, इस इमदाद को जाया करने में कितने लोग मददगार साबित हो सकते हैं। राइट, लेकिन ये हमेशा से शिकवा रहा है कि आजाद कश्मीर में पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ज्यादा इन्वेस्ट नहीं किया। राइट, लेकिन इसीलिए देख लीजिएगा, जी जी जी, अब बता रहा हूँ आपको, उठा के बजट देख लीजिएगा और फिर जाके कभी आजाद कश्मीर के इलाकों में देख लीजिएगा वहां पे क्या हालात है इसके।
बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पे हमारी सियासी पार्टीज बाय देमसेल्फ, जो हमारी लीडरशिप के लेवल तक की पार्टियां हैं, उनको इन चीजों का अगर ग्राहक है उसको तवज्जो नहीं दे रही वो। राइट, इसी बात को मैं आगे लेकर चलूंगी। और सलमान आबिद साहब, शायद यही वजह है कि जैसे जिस तरह की इसकी बात करें, जैसे कि अवामी वहाँ पे इश्यूज हैं, अवाम जो समझते हैं, अवाम अपने फ़ायदे की बात करते हैं, यहाँ पे इन्वेस्ट कौन करेगा, यहाँ पे हमें फ़ंड कौन देगा, हमारी तरक्की के लिए कौन काम करेगा। इसीलिए अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि एक लीड, अगर एक वोट की लीड होगी तो 1 करोड़ यहाँ पर लगेगा और 500 करोड़ की जो फंड है उसकी अनाउंसमेंट हो रही है। तो ये तो इलेक्शन कमीशन की ज़ाब्ता खिलाफ वर्जी नहीं है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं या गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं, इनको एक बात का अच्छी तरह से पता है और इनकी फहमो फरासत, इनका समाजी सियासी शऊर जो है वो इनको बताता है कि अगर हमने अपने मामलात को दुरुस्त करना है तो हमें इस्लामाबाद के साथ अपना रिश्ता मजबूत करना होगा। और जब मैं कहता हूँ इस्लामाबाद से रिश्ता मजबूत करना होगा तो इसका मतलब है कि इस्लामाबाद में जिसकी हुकूमत है उसी के साथ अपने मामलात तय करने होंगे। अब आप देखिए ना हुआ क्या है, PMLN की इस वक्त आखिरी हुकूमत थी ना, इस वक्त PMLN के बेशतर MNA इलेक्टेड लोग वो PTI के अंदर शामिल हो गए। और ये बात बिल्कुल जन्नत साहब ने की है क्योंकि वो बरादरियों की पॉलिटिक्स है और वो बड़े असर नफूज रखने वाले लोग हैं, इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। तो उन्होंने अपनी देखा कि इस वक्त इस्लामाबाद में PTI की हुकूमत है, उन्होंने PMLN से निकल के उसका हिस्सा बन गए PTI का। इससे पहले पीपल्स पार्टी को छोड़कर PMLN का हिस्सा बने थे। तो ये एक वहां की लोकल पॉलिटिक्स है और उनको पता है कि फंड कैसे आते हैं। फंड इसी तरह से आएंगे कि अगर हम इस्लामाबाद की हिमायत करेंगे तो हमारे पास ये फंड आएंगे। आपको याद है गिलगित बल्तिस्तान में भी मरियम नवाज ने बड़ी जोरदार तकरीरें की थी। आपको याद है बिलावल भुट्टो साहब ने भी वहां जाकर स्पेशली अपने आप को स्टे किया और बड़ी लंबी लंबी तकरीरें की और ऐसा मंजरनामा पैदा कर दिया जैसे पीपल्स पार्टी और PMLN वहां स्वीप कर रहे हैं। अब भी हालत यह है कि आप देखिए कि टोटल सीटों के ऊपर कितनी सीटों पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार है, कितनी सीटों पे PMLN के कैंडिडेट हैं। यानी वो कैंडिडेट भी उनको उस तरह से नहीं मिले हैं क्योंकि उनके ही कैंडिडेट जो है वो PTI के अंदर शामिल हो गए, हुकूमत जमाती। अब जहां तक रहा इलेक्शन कमीशन का ताल्लुक, देखिए इलेक्शन कमीशन पे मैं सबसे बड़ा नाकद हूं, ये सिर्फ नोटिस लेने वाली तक महदूद बात है। आप क्यों नहीं करते एक्शन? मिसाल के तौर पर अगर आप अली अमीनपुर गंडापुर की आपने बात की है, लेना उसके खिलाफ आप एक्शन, आप क्यों नहीं लेते? अच्छा, आप ये कहते हैं कि खत लिख दिया, वज़ीर आज़म को खत लिख दिया है, इलेक्शन कमीशन के पास ये तमाम पावर्स हैं, वो अगर अपनी पावर यूज करना चाहें तो वो मिनिस्टर के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, वो तमाम वफाकी वज़ीर के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। लेकिन मसला यही है, डस्का का इलेक्शन हुआ, आप मुझे बताइए वो जिन्होंने बक्से चोरी किए थे क्या हो गया आज तक उनके खिलाफ? इलेक्शन कमीशन भी तो कहीं कोई परफॉर्म करे ना। सिर्फ ये नोटिस ले लेना, प्राइम मिनिस्टर को खत लिख देना, इससे मसला हल नहीं होगा। देखिए पावर है ना, अगर आप कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार है तो आप जैसे आपने डस्का के अंदर इतना शानदार परफॉर्म किया, हम सब ने बड़ी तारीफ की कि जनाब देखिए इलेक्शन कमीशन ने किस तरह से 2 कदम आगे बढ़कर बात की है। अभी भी जो लोग भी इसकी वायलेशन कर रहे हैं, चाहे वो हुकूमत में है चाहे वो अपोजिशन में, और खासूसी तौर पर हुकूमत के वज़रा, तो उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए और नोटिस इस तरह से ले कि बाकायदा अमली तौर पे फिर उनके खिलाफ इकदाम हो, उनके खिलाफ एक्शन हो। ये क्या हुआ? नोटिस हुआ, एक आपको पता है शिक है, कोई रुकने कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के मेंबरान जो है वो हल्कों में नहीं जा सकते। अब देखिए तमाम के तमाम लोग जा रहे होते हैं, अपोजिशन के भी जा रहे होते हैं, हुकूमत के भी जा रहे होते हैं, इलेक्शन कमीशन नोटिस लेते रह जाता है। तो इलेक्शन कमीशन को भी अपनी पावर जो है ना वो यूज करनी चाहिए। सिर्फ हुकूमत पर डिपेंडेंट होकर बैठ जाएंगे तो हुकूमत भी वही कुछ करती है जैसे माजी की हुकूमतें करती रही है। अब आप मुझे बताइए जो कुछ आज यहां पर हो रहा है, जब PMLN की वहां पे हुकूमत बनी थी तो वो कैसे बनी थी, जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी थी तो कैसे बनी थी, ये सारे रिकॉर्ड्स हमारे पास मौजूद हैं। उस वक्त भी इलेक्शन कमीशन बेबस था, जो कुछ वहां उस वक्त वफाकी हुकूमत कर रही थी। आपको याद है शेखुपुरा से एक रुकन है बरजीस ताहिर साहब जानते हैं, वो उस वक्त वहां पे कश्मीर के अंदर बनाए गए थे, वो वहां पर क्या कर रहे थे। ये सब चीजें हमारी पॉलिटिक्स का अनफॉर्चुनेट हिस्सा है और इसके अंदर तमाम सियासी जमातें, हुकूमत हो अपोजिशन हो, वो होती है। इलेक्शन कमीशन अपने आप को सही तरीके से कैंडिडेट नहीं कर पाता। राइट, आपका ये ख्याल है कि जाहिर है कि हुकूमत जो है आजाद कश्मीर के इलेक्शन पर असरअंदाज होती है? बिल्कुल होती है, हमेशा होती है और हर हुकूमत होती है, वाहिद हुकूमत नहीं है। राइट, इसी पर मजीद बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद की पहुंची। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम एक बार फिर से खुशामदीद। मुजम्मिल साहब आप बताइए कि आज़ाद कश्मीर की सियासत में बड़ी बात होती है, हमारे पाकिस्तान के आम इंतखाबात हों, बात होती है इस्टेब्लिशमेंट की इलेक्शन में। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में इस्टेब्लिशमेंट का रोल क्या होता है?
देखें, एक बात तो आप ये समझें, जब कहा जाता है जी गिलगित में वही जीतता है जिसकी इस्लामाबाद में हुकूमत होती है, आज़ाद कश्मीर में वही जीतता है जिसकी इस्लामाबाद में हुकूमत होती है, तो ये भी तो कहा जाता था ना कि ज़िमनी इंतखाबात भी वही जीतता है जिसकी हुकूमत होती है। लेकिन हमने देखा है कि मौजूदा हुकूमत तमाम ज़िमनी इंतखाबात हार गई है, अपनी जीती हुई सीटें भी हार गई है और अपोजिशन से भी हार गई है। तो लिहाजा ये मिथ कोई इतनी ज़्यादा काबिल कबूल नहीं है। दूसरी बात, मैं ये भी समझता हूँ कि जो गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस के हालात में बहुत फ़र्क है। जब गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन हुए तो वो एक महाजराई का वक्त था, अंपायर के साथ जलसों में नाम लिए जा रहे थे और बहुत ही कन्फ्रंटेशन उस वक़्त अंपायर के साथ अरूज पर थी। पीडीएम के जलसे भी थे पेशावर वाले और इधर उधर, तो इसलिए वो और माहौल था और आज का माहौल और है। आप देखें कि इस वक्त जो अपोजिशन की तकारीर हैं उनमें अंपायर का कोई जिक्र नहीं है। इस वक्त तो एक दूसरे के कपड़े उतारे जा रहे हैं। इस वक्त कोई कह रहा है कि जी अंपायर धांधली कर रहा है, वो कहेंगे धांधली भी कर रहा है तो मीन गंडापुर कर रहा है, हुकूमत कर रही है, इस्लामाबाद कर रहा है। तो इसलिए मंजरनामा बहुत बदल गया है गिलगित से और मैं समझता हूँ ज़िमनी इंतखाबात से। तो इसलिए ये कोई लिखी पड़ी बात नहीं है कि जिसकी इस्लामाबाद में हुकूमत होगी वही आज़ाद कश्मीर में जीत जाएगा। ये ज़रूर है कि पटके बहुत बांटे हैं इमरान खान साहब ने, लोगों को टिकटें दी हैं, लेकिन जिस तरह पूरे मुल्क में इलेक्शन के डायमेंशंस बदल गए हैं, इस तरह सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आने के बाद आज़ाद कश्मीर में भी इलेक्शन के डायमेंशंस बदल गए हैं। आप कहते हैं वहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, कास्टिंग रेशो बहुत अच्छी है, तो लोगों का शऊर भी पिछले 5 साल में सोशल मीडिया ने बहुत बदला है। अब जिस तरह हमारे यहाँ भी पार्टियों के वोट बैंक्स हैं और बरादरियों के नहीं रहे, एक दौर में हम पाकिस्तान में भी यही कहते थे बरादरियों का वोट बैंक है, खंबे को भी टिकट दे दें तो जीत जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो बदले हैं उसके डायमेंशंस, तो इसी तरह आज़ाद कश्मीर में भी बदले हैं। और मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा जो इलेक्शन है आज़ाद कश्मीर के, ये माजी के इलेक्शन से बिल्कुल डिफरेंट होंगे और इनके नताइज भी माजी के इलेक्शंस की निस्बत डिफरेंट होंगे। नहीं, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि मरियम नवाज की अब मुज़ाहमत की जो सियासत थी अब वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइजिंग हो गई है और अब मुझे उनकी तकारीर से ऐसे ही लगता है, जो मैं उनकी तकारीर पिछले 2 दिन से सुन रहा हूँ। देखें मरियम नवाज, फायदा हो सकता है, आप इसका बराह रास्त फायदा देख रहे हैं पीएमएलएन को होगा। देखें, जब कहीं सीज फायर होता है, कोई ट्रूस होता है, कोई आप पॉलिसी में शिफ्ट करते हैं, वो यकतरफा नहीं होता है। सर्टनली उसके पीछे कोई ना कोई बातचीत, कोई ना कोई बैक चैनल डिप्लोमेसी, कुछ ना कुछ होता है। देखिए ना, एक वक्त में तो मुस्लिम लीग नून ने ऐलान किया था कि अब हम फौजी सरबराहान से नहीं मिलेंगे, फिर अब कौमी सलामती की कमेटी में वो बैठे हैं ना, और तारीफ भी की है कि फौज बहुत अच्छा काम कर रही है और अफगानिस्तान की पॉलिसी की। तो मुझे तो तब्दीली नजर आती है। बिलावल साहब कहते हैं ना कि देखें कि कहाँ हुकूमत को घर भेज रहे थे, कहाँ जाके कहा कि हम पाँव भी पकड़ लेंगे, तो पाँव तो उन्होंने अपने भाई के पकड़ने की बात की थी, लेकिन बिलावल साहब के अंदर गिल्ट बोल रहा है। देखें ना, इस वक्त बिलावल साहब और मौजूदा हुकूमत इत्तेहादी हैं सेनेट में। राइट साइड पे भी हुकूमत है, लेफ्ट साइड पे भी हुकूमत है। देखिए ना, हुकूमत ने अपने ही 4 वोटों के साथ अपना ही लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बना लिया है। अब देखिए ना, पीटीआई के बाद अगर किसी पार्टी की इस मुल्क में हुकूमत में बड़ा शेयर है तो वो बाप है, जिसके बाद बलूचिस्तान में वजारत आला है, चेयरमैन सेनेट है, फिर उसके बाद उनके पास वफाकी वजारतें हैं, तो वो सेकंड बिगेस्ट पार्टी है इक़्तिदार में। और पीपल पार्टी उन्हीं के 4 वोटों के साथ सेनेट में कायदे इख्तिलाफ लिया है। तो बिलावल साहब उस सब को छुपाने के लिए अगर कुछ अटैक करते हैं, तो मेरा ख्याल है पॉलिसी तो शायद ये नज़र आ रही है पिछले 2 दिन से कि बिलावल साहब को जवाब ही ना दिया जाए और खामोशी रखी जाए। वो खुद ही बोल बोल के थक जाएंगे, चाहे बिल्ली को शेर कह लें, चाहे शेर को बिल्ली कह लें। उनको ना पहले इस किस्म की तकारीर से कोई फ़ायदा हुआ था, ना गिलगित में फ़ायदा हुआ था, ना लास्ट टाइम मोदी का यार कहने से फ़ायदा हुआ था, न ज़िमनी इंतखाबात में कराची के अलावा वो कहीं कैंडिडेट पुट कर सकें अपना। तो इसलिए बिलावल साहब की अपनी लिमिटेशंस हैं, मुस्लिम लीग नून की अपनी लिमिटेशंस हैं, पीटीआई की अपनी लिमिटेशंस। राइट, जनरल साहब, मुजम्मिल साहब कह रहे हैं कि न्यू पॉलिटिक्स है, जैसे बाई इलेक्शन पाकिस्तान में डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट हालात में हुए हैं और उनके नताइज भी डिफरेंट आए हैं, ऐसा ही इलेक्शन अभी आज़ाद कश्मीर का भी हो सकता है। और ये उन्होंने रेफरेंस भी दिया है कि अब जिस तरह से मुज़ाहमत की सियासत में अब कोई कंप्रोमाइज आ गया है और अब वो बराह रास्त तनकीद नहीं की जा रही और ये शायद इसका फायदा हासिल कर सकते हैं। ये रोल हो सकता है एस्टेब्लिशमेंट का।
देखिए, एक टर्म इस्तेमाल की जाती है, क्राइंग फॉर हेल्प। ये जो पहले सो कॉल्ड मज़ाहमत थी, दिस एक्चुअली क्राइंग फॉर हेल्प। हमारी भी बात सुने, असी में थे बैठे हैं, साड़ा भी ख्याल करो। इससे ज्यादा इन सियासी जमातों को, क्योंकि हर सियासी जमात की लीडरशिप है, इनका बैगेज इतना ज्यादा है कि खुद इस बैगेज के नीचे दबे हुए हैं, इसलिए इनको हर दफा मदद की जरूरत पड़ती है। ये तो है एक बात। नंबर दो, मुजम्मिल साहब का अपना तजिया होगा, होप के भाई वो सही हो या मैं सही हूँ, वो फर्क नहीं पड़ता। पर इस बात का पड़ता है कि आजाद कश्मीर को हमने जिस लेवल पे लाकर दुनिया के सामने एक मॉडल के तौर पर पेश करना था, क्या कोई भी हुकूमत उसको पेश कर सकती है? क्योंकि अगर हम कह रहे हैं कि भाई मकबूजा कश्मीर में जुल्म सितम हो रहा है, वहां पे लोगों के राइट्स डिनाई हो रहे हैं, वहां पे डेवलपमेंट नहीं हो रही, सब कुछ हो रहा है, तो आम तासुर ये है और होना चाहिए ये था कि आजाद कश्मीर को इस लेवल पर ले आते कि इनके पास कोई ऑप्शन भी ना होती। अब हमसे कितने लोगों को पता है कि आजाद की कश्मीर की सियासत के अंडर करंट्स क्या है इस समय? क्योंकि ये लोग भी अपनी एक राय रखते हैं। जब कल को अल्लाह करे वक्त आएगा और हक खुदराजियत की बात होगी, तो लोगों की भी एक राय होगी। और ये वो चीज है जो हमारी सारी सियासी, मुझे तो क्या रहता कि हमारी सियासी जमातों को उन चीजों का शायद ज्यादा इदराक नहीं है। इसलिए मैं ये समझता हूँ, आज भी सियासत नहीं समझता हूँ कि जो उस्मान आबिद साहब का तजिया था, वो मेरे नजदीक ज्यादा काबिल कबूल इसलिए है कि ये वहाँ के लोकलाइज जो सिस्टम है ना, उसमें ये सड़क टूट करता है उनके लिए। ठीक है, अब बाग में चले जाए और है, अब पुछ वैली में चले जाए और सोच है, अब नीले वाले की तरफ चले जाए वहां पे और सोच है, वहां पे कुछ और बरादरियों का मसाइल है आपस में। आप हैरान होते तो वहां पर बरादरिज्म और जो फिक्र परस्ती है वो आजाद कश्मीर में इस हद तक ज्यादा है कि हम यहाँ शायद बैठ के सब खबर भी नहीं कर सकते। तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो वहां पर एट प्ले हैं। ड्यूरिंग द इलेक्शन, बिफोर एंड आफ्टर द इलेक्शन, तो होगा तो वही जो मेरा अपना ख्याल यही है कि वहां पे जो रूलिंग पार्टी है फेडरल गवर्नमेंट की, वो वहां पे इलेक्शन हुकूमत बना लेगी इसकी। लेकिन इस हुकूमत बनाने से कश्मीर के मसले को क्या हम सपोर्ट करेंगे? क्योंकि मेरे नजदीक को ज्यादा अहम बात यह है, आज के दिन में भी, कल भी थी, आज के दिन में अहम बात यह है कि क्या जो मोदी साहब कश्मीर में कर रहे हैं उसको रोकने के लिए हमारे पास कोई ऐसा तरीकेकार है? क्या हम ऐसी को बात कर रहे हैं तो हो रही है प्लेटफॉर्म से, तो आपको बड़ा वाज़ेह हो जाता है कि हमारे अनफॉर्चुनेटली कश्मीर की हद तक और काफी हद तक मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की हद तक जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है वो डिस्टॉर्टेड है। ये सर राइट सर, स्टार्टिंग पॉइंट यही था कि नून लीग और पीपल्स पार्टी यही समझती है कि इमरान खान ने कश्मीर का सौदा किया है और मोदी को जो कहते थे कि मोदी जीतेगा और कश्मीर का मसला हल होगा, तो ये कश्मीर उनकी झोली में डाल दी है। जी, ब्रेक शामिल करते यहीं से करेंगे। लेट्स हैव अ ब्रेक, कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे मकबूजा कश्मीर के हवाले से जो इस वक्त पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन जो बयानिया जो नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रही है, इसका पाकिस्तान को कितना नुकसान हो सकता है? जनरल साहब, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की जानिब से तो ये कहा जा रहा है कि इमरान खान जो है कश्मीर फरोश है, वो कहते थे कि मोदी की हुकूमत आएगी दोबारा तो ये कोई कश्मीर के बारे में फैसला होगा, ये पाकिस्तान के लिए और कश्मीरियों के लिए सही होगा। तो हमने तो इमरान खान की हुकूमत ने तो कश्मीर उनको प्लेट में रख के दे दी है। देखिए, इन दोनों को, और मैं ज्यादातर आपकी जो पॉलिटिकल इस वक्त क्लास बैठी हुई है, कभी कभी इनसे पूछ लीजिएगा कश्मीर की हिस्ट्री क्या है और जो हमारे तनाजा है इसकी बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, इसके हल के लिए कोशिश वो क्या है और शिमला एग्रीमेंट क्या है और सब कुछ क्या है। ये है कि हमारी लीडरशिप में ना तो पढ़ने का रवाज है ना कुछ चीजें समझने का रवाज है, इसलिए आप इसके इंतजामात के अलावा उनसे कुछ ज्यादा तवक्को मैं करता नहीं इनसे। इमरान खान साहब ने बयान दिया था उसका टोटली किसी ने, इन लोगों ने तो खैर समझा भी नहीं है कि भाई आमतौर पर उस वक्त तक पाकिस्तान में तासुर ये था कि राइट विंग पॉपुलर गवर्नमेंट आएगी तो वो फैसले कर सकती है जिनको
ज्यादातर ब्राह्मण ज़ायनिज़्म की सपोर्ट हासिल होगी, वो फैसला कर सकती है। और जब भी कश्मीर के बारे में कोई भी पेशरफ्त हुई है, इन्हीं उसके दौरान हुई है। हम ये भूल जाते हैं कि कश्मीर का मसला ये नहीं है, वो मसला पाकिस्तान का एक और मसला उसके लिए है। तो यहाँ तो इमरान खान साहब की बिना समझी आपको नजर आती है, और उसका मेरे नजदीक। नंबर 2, कश्मीर को बेच देना इनमें से किसी के बस में नहीं है, ठीक है। उसका फैसला मैंने और आपने नहीं करना। इस वक्त अगर आप देखिए गौर से, तो जो मकबूजा कश्मीर में श्रीनगर में जो बच्चा बंदूक लेके खड़ा है या बंदूक के सामने खड़ा है, फैसला उसने करना है। उसने ये फैसला करना है कि क्या भारत अब अजली कश्मीर का कैदी रहेगा कि नहीं, क्योंकि कौम ने खून बहाना सीख लिया है, उस कौम ने अपनी इज्जतें कुर्बान करना सीख ली है। इतना खून जब बह जाता है, इतनी इज्जतें जब कुर्बान हो जाती हैं, जी ठीक है। जब 13 जुलाई 1931 को 33 जवान सिर्फ इसलिए अपनी शहादत पेश कर देते हैं, एक अजान मुकम्मल कर ली थी, उस कौम को महफूज रखना भारत के बस में नहीं है। राइट, दैट इज व्हाट यू मस्ट अंडरस्टैंड। एटलीस्ट मेरा अपना ये है, अब जो भी फैसला होगा मैं और आप नहीं करेंगे, खुद ही नहीं करेंगे, वो कश्मीरी करेंगे, कश्मीरी करेंगे कि उनके हक खुद इरादियत का फैसला और वो ये खुद करेंगे। सलमान अभी सब एक छोटा सा पॉइंट और ऐड कर दीजिएगा, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की अभी की सियासत की, ये अब मजीद लड़ाई में तब्दील होती जा रही है। पीएमएलएन की जानिब से, जैसे मुजम्मिल साहब ने भी कहा कि मरियम नवाज अब अपने जलसों में वो जवाब नहीं दे रही है जो बिलावल साहब जिस तरह से तनकीर के नश्तर बरसा रहे हैं, तो उसकी क्या वजह? कश्मीर के इलेक्शन के नतीजे तो मैं आपको बता चुका हूँ, वही होंगे जो मैंने बता दिया, उससे बड़ा कोई फर्क नहीं आने वाला, आप देख लीजिए। Exactly. असल में एक नई सफबंदी जो है ना, वो हो रही है पाकिस्तान की सियासत में, और वो है 2022 के आखिर में या 2023 के कॉन्टेक्स्ट में जनरल इलेक्शन के। अब देखिए जरदारी साहब का लाहौर आना, मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी परवेज लाई से मिलना, फिर इमरान खान का परवेज लाई, मूनस लाई और तारिक बशीर चीमा से मिलना, फिर उसके बाद बिलावल साहब जो है या पीपल्स पार्टी जो है वो जरा इलेक्टेबल्स के ऊपर देख रही है कि पंजाब में किस तरीके से उनको अपने साथ जोड़ा जा सकता है। तो एक नई सफबंदी पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में, पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में खासतौर पे, और अगला मार्का भी बहुत बड़ा जो है ना वो सियासी मार्का पंजाब में है, यानी पीएमएलएन एक बड़ी ताकतवर फोर्स है पंजाब के अंदर, उसका पीटीआई के साथ मुकाबला है ना, उसके अंदर पीपल्स पार्टी डंड डालना चाहती है किसी तरीके से तोड़, और वो इसीलिए किसी न किसी के साथ इत्तेहाद करना चाहती है। कि आप देखिएगा कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन में डिस्टेंस जो है ना आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा, और डिस्टेंस भी बढ़ेगा, और साथ साथ फिर एक नई ग्रुप बंदी जो है ना पंजाब की पॉलिटिक्स में क्रिएट करने की कोशिश करेंगे जरदारी साहब। कामयाब होते हैं नाकाम होते हैं बात का मसला है। अब मुझे लग ये रहा है कि ये सारा माहौल जो आपको भी आजाद कश्मीर के इलेक्शन में नजर आ रहा है, इसके बाद लोकल गवर्नमेंट के अगर इलेक्शन होने हैं एक्सपेक्टेड, अभी कंटोनमेंट बोर्ड के तो शेड्यूल आ गए हैं, तो एक नया मंजरनामा आपको लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में नजर आएगा, फिर वहां से वो रिफ्लेक्ट होना है जिसने जाके जनरल इलेक्शन के अंदर ट्रांसलेट होना है। तो ये पोलराइजेशन जो है, जो पहले यानी एंटी पीपल्स पार्टी और प्रो पीपल्स पार्टी होती थी, फिर आखिरी इलेक्शन जो हमने 2018 का लड़ा, एंटी इमरान खान प्रो इमरान खान लड़ा, अब मुझे लग रहा है कि इसमें 3 फोर्सेस जो है ना वो अलग-अलग ग्रुप बंदी करके ना अपने अपना हिस्सा, यानी पीपल्स पार्टी सिंध में स्ट्रांग है ना, इंटीरियर सिंध में खास तौर पे, अब पीपल्स पार्टी पंजाब में ताकतवर लोगों के साथ मिलकर कुछ खेलना चाहती है कि कुछ इलेक्टेबल्स को साथ जोड़कर, वो कितना कामयाब होती है, जहांगीर तरीन ग्रुप कितना कहां पे जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि काफ लीग तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी वो तहरीक इंसाफ के साथ है, लेकिन देखना होगा कि क्या तहरीक इंसाफ का उनका इंतखाबी अलायंस होगा। लेकिन ये भी कहा जाता है कि जरदारी साहब कोई ज्यादा मुतमईन लास्ट इलेक्शन में पीटीआई ने मुस्लिम लीग काफ के मुकाबले में अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किए थे, ठीक है ना। अब देखना यह है कि जब अगला इलेक्शन होगा कि क्या वही चीज होगी या उसके अंदर कोई नई तब्दीली आएगी। तो मुझे लगता है कि आइंदा आहिस्ता आहिस्ता नए इलेक्शन डायनामिक्स 2023 के कॉन्टेक्स्ट में नए अलायंसेस जो है ना ये उसकी तरफ जा रहे हैं, और इसी की तरफ जो है ना पॉलिटिक्स जो है ना वो आगे बढ़े। जी ठीक है, और अभी से तैयारियां सबने शुरू कर दी है। मुजम्मिल और वर्दी साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो सियासी मैदान लगा है, जो ये बयानबाजी शुरू हो गई है, अब पहले पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी जो एक साथ थे, अब उनमें दूरियां हुई, अब तो ये दूरियां मजीद बढ़ती दिखाई दे रही हैं, तो आपको ये लगता है कि ये पंजाब की सियासत के लिए है ये सब कुछ? लेकिन जरदारी साहब 8 दिन यहाँ रह के गए हैं, मंजूर भट्टू साहब से उनकी मुलाकात हुई, मंजूर भट्टू साहब ने अगले दिन कहा मैं पीपल्स पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहा। बहुत से इलेक्टेबल से राब्ते किए गए, जुल्फ़िकार खोसा से बात की गई कि वो आकर मिल लें, वो भी मिलने को तैयार नहीं हुए। जहांगीर तरीन से मुलाकात की बहुत कोशिश की, जहांगीर तरीन भी नहीं मिले। परवेज़ इलाही साहब ज़रूर मिलने के लिए गए, लेकिन बाद में परवेज़ इलाही साहब ने कहा मैंने शुक्रिया अदा करना था, वो सेनेट इंतखाबात में चूँकि जरदारी साहब ने अपना कैंडिडेट परवेज़ इलाही के कहने पे विड्रॉ किया था,
वो को मुस्लिम लीग नून ने आसिफ जरदारी साहब से रिक्वेस्ट करने से इनकार कर दिया था। खुद ही परवेज़ इलाही साहब ने बताया कि मुस्लिम लीग नून ने कहा इलेक्शन होता है तो हो जाए, और अगर नहीं होना तो आप बात कर लें जरदारी साहब से, हमने नहीं उन्हें कहना कि अपना कैंडिडेट विड्रॉ करें। तो फिर परवेज़ इलाही साहब ने कहा और उन्होंने उनके कहने पे किया। तो इसलिए मैं समझता हूँ आसिफ जरदारी साहब 8-10 दिन यहाँ रह कर गए हैं और इतने डिप्रेशन में गए हैं कि जाते ही बीमार हो गए हैं कि एयर एम्बुलेंस, यहाँ वो इतने हशाश बिशाश थे, लोगों को खाने खिला रहे थे, वॉक कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन दौरा पंजाब के बाद इतना डिप्रेशन हुआ कि अब वो एयर एम्बुलेंस के बगैर मूव भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए पंजाब की पॉलिटिकल डायमेंशन ऐसी नहीं है कि यहाँ के विनिंग हॉर्सेस को आप बगैर वोट बैंक के अपने साथ मिला लें। ये यहाँ पे फ्यूडल लॉर्ड्स की उस तरह की पॉलिटिक्स नहीं है। यहाँ के जो लॉर्ड्स हैं वो वोट बैंक के मोहताज हैं और वो वोट बैंक उन्हें अगर पीटीआई के साथ विनिंग हॉर्सेस गए थे तो इमरान खान का एक वोट बैंक मौजूद था जो वो गए। अब पीपल्स पार्टी के पास पंजाब में वोट बैंक नहीं है। आखिरी खुशाब के इलेक्शन में उन्होंने अपना कैंडिडेट पुट किया था कि हमारी पीडीएम से लड़ाई हो गई है, अब हम अपना कैंडिडेट देंगे, कोई मुसालियत नहीं। तो 286 वोट मिले हैं, जमानत जब्त है 236 पोलिंग स्टेशन और 236 वोट मिले और जमानत जब्त हो गई है। और अब उसके बाद उन्होंने अपनी पंजाब की पूरी तंजीम को उड़ा दिया। अब उन्होंने कासिम ज़िया साहब को वापस बुलाया कि वो पंजाब के सदर बन जाएं, तो वो भी बनने को तैयार नहीं है। जो पंजाब में उनके पार्लिमानी लीडर हैं उनको कहा पंजाब के सदर बन जाएं, तो उन्होंने कहा मेरे भी इतने वसाइल नहीं है कि मैं सदर बन जाऊं। तो जिस पार्टी को तंजीम बनाने के लिए ओहदेदार नहीं मिल रहे हैं, मोहतरम सलमान आबिद साहब उन्हें पंजाब में विनिंग हॉर्सेस तोहफे में दे रहे हैं, तो मेरी अकल समझ से तो बालातर है। लेकिन आगे देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि मेरी अकल, क्योंकि बिलावल भी बहुत दफा लाहौर आ चुके हैं, ये तो पीडीएम के सदके उन्होंने 4 जलसे पंजाब में कर लिए और आसफा भुट्टो ने भी खिताब कर लिया। वरना अब यूसुफ रजा गिलानी साहब को कहें ना मुल्तान में जरा मैदान से जाएं और लाहौर में नारे पाकिस्तान में पीपल पार्टी जलसा करके दिखाए। तो बात यह है कि वो सब राइट्स जो थी वो तो मीनारे पाकिस्तान पे तो मुस्लिम लीग नून भी जलसा नहीं कर सकी। देखे ना, जितना भी कर लिया पीपल पार्टी तो उतना भी नहीं कर सकी ना, उतना भी नहीं कर सकती ना। अभी तो इन कंपैरिजन बात हो रही है ना। तो बात यह है कि वो तो मैं नहीं मानता। बाकी पार्टी अगर पंजाब में आती तो एंटी पीएमएलएन आएगी, तो जाहिर है। हाँ, उन्होंने फैसला ये किया है, उनका ख्याल है कि आसिफ जरदारी साहब का ये ख्याल है कि मुस्लिम पंजाब में नवाज और एंटी नवाज वोट है। तो चूंकि प्रो नवाज वोट तो उन्हें मिल नहीं सकता, तो एंटी नवाज वोट पीटीआई के पास है, वो उसमें डेंट डालेंगे और उसमें डेंट डालने के लिए वो एंटी नवाज सियासत करेंगे, तो पीटीआई का वोट काट के उनके पास आ जाएगा एंटी नवाज। एक विशफुल थिंकिंग है, मैं समझता हूँ वो बहुत लेट हो चुके हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। जनरल साहब आपका कमेंट नहीं ले सकती। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब आपका भी शुक्रिया, सलमान आबिद साहब आपका भी शुक्रिया, जनरल गुलाम मुस्तफा साहब आपका भी शुक्रिया। इम्तहानात वक्त पर होंगे, वजीर तालीम इस पर अटल हो गए हैं और डट गए हैं, लेकिन अपोजिशन मुखालफत कर रही है। प्रोग्राम में आज वक्त नहीं है, इस पर बात नहीं कर सकते, कोशिश करेंगे कल इस पर बात कर सके। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।